Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 19th of September 2022। 19 सितंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। ये सारी जो न्यूज़ एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे, एक भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो, और जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारी कुछ हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो हिंदू में आ रही हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस में आ रही हो, ठीक है ना। तो आप जस्ट बने रहिए, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाला है। सबसे पहले तो हम आज के कुछ सवाल देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव आपके लिए अच्छे हैं, आप सॉल्व करें उनको तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। सैलिनिटी के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग है ये क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सैलिनिटी एट द सरफेस डिक्रीजेज बाय द लॉस ऑफ वाटर टू आइस, मतलब सैलिनिटी जो सरफेस होती है डिक्रीज होती है बाय लॉस ऑफ वाटर टू आइस। सेकेंड है, सैलिनिटी एट डेप्थ इज़ वेरी मच फिक्स्ड बिकॉज देर इज़ नो वे द वाटर इज़ लॉस्ट और द सॉल्ट इज़ एडेड। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है हेलोसीन इज़ अ डिस्टिंक्ट जोन वेयर सैलिनिटी इंक्रीजेज शार्पली। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2, 3। तो ठीक है, आप आई होप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेट मी टेल यू दी आंसर नाउ। पॉज करके आप आंसर करिए अपनी तरफ से, मैं आंसर बताता हूँ। आंसर फॉर दिस विल बी सी, यानी कि आंसर जो है वो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट जो है केवल वो रॉन्ग है। देखो, सैलिनिटी एट द सरफेस डिक्रीजेज बाय लॉस ऑफ वाटर ट्वाइस, दैट इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना, वो डिक्रीज नहीं होती है ना, सो दैट इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। और सेकंड स्टेटमेंट जो है सैलिनिटी एट द डेप्थ इज़ वेरी मच फिक्स्ड बिकॉज देर इज़ नो वे वाटर इज लॉस्ट और सॉल्ट इज एडेड, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड हेलोसीन एक डिस्टिंक्ट जोन है जहाँ पे सैलिनिटी शार्पली इंक्रीज करती है, तो दैट इज़ अगेन स्टेटमेंट विच इज़ करेक्ट, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब सेकंड सवाल आपके सामने होगा, कॉर्निश इज इन मेडिएवल हिस्ट्री रिफर्स टू। कॉर्निश क्या होता है? ऑप्शंस आपके सामने, अ काइंड ऑफ सैल्यूटेशन, अ टाइटल गिवन टू द कोर्टियर, अ काइंड ऑफ रेवेन्यू सिस्टम और अ काइंड ऑफ क्रॉप ब्रॉट इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। तो आपको बताना है कॉर्निश इनमें से क्या है। आई होप आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। लेट मी गिव यू द आंसर फॉर दिस। आंसर फॉर दिस विल बी ए। तो कॉर्निश वॉज अ काइंड ऑफ सैल्यूटेशन विच वॉज यूज, याद रखिएगा। एंड कॉर्निश वॉज अ फॉर्म ऑफ सेरिमोनियल सैल्यूटेशन in which the courtier placed the palm of his right hand against the forehead and bent his head, है ना। तो वही है कि एक तरीके का सैल्यूटेशन, सेरिमोनियल सैल्यूटेशन टाइटल था। सेकंड वाला गलत हो जाएगा, पहला सही है, काइंड ऑफ सैल्यूटेशन, इट वाज अ सैल्यूटेशन व्हिच वाज देयर, ठीक है ना। तीसरा स्टेटमेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वीट कल्टीवेशन इन इंडिया। तो वीट कल्टीवेशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है वीट कैन बी ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन्स एंड इट कैन नॉट टॉलरेट सीवियर कोल्ड एंड स्नो, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है सॉइल्स विद क्ले लोम और लोम टेक्सचर एंड मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आर आइडियल फॉर वीट। तीसरा कह रहा है पंजाब इज द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से है जो कि सही है और कौन सा है जो गलत है, मतलब तो ये आप करें। आई होप यू विल ट्राई टू डू द आंसर नाउ। इसका जो आंसर है वो देखो, पहला स्टेटमेंट एक एक करके देखते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है, केवल ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जगहों पे नहीं होता है, ये आपका टेम्परेट जोन में भी हो सकता है। इनफैक्ट 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर नीचे भी ये ग्रो करता है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, है ना। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सॉइल्स विद क्ले लोम और लोम टेक्सचर एंड मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आर आइडियल फॉर वीट कल्टिवेशन, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है, कोई गलती नहीं इसमें कि वाटर जो मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है आइडियल होती है फॉर वीट कल्टीवेशन, और जो क्ले लोम और लोम टेक्सचर है वो भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है पंजाब इज द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो ये भी रॉन्ग है। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, नॉट पंजाब। तो केवल सेकंड इज द राइट आंसर, यस, सी विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और उत्तर प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में, ना कि पंजाब। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे बढ़ते न्यूज़ एनालिसिस में आते हैं। तो इंडिया इज़ गोइंग टू होस्ट 9th सेशन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। याद रखिएगा, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इसकी 9th जो सेशन है गवर्निंग बॉडी के, वो इंडिया में होल्ड करेगी। इसको इंटरनेशनल सीड ट्रीटी भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सीड ट्रीटी। याद रखिए, इसको क्या बोलते हैं? सीड
ट्रीटी। तो सीड ट्रीटी का नाम क्या हो गया, मतलब इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ITPGRFA, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है ना। अब इंटरनेशनल ट्रीटी जो है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इसको सीड ट्रीटी बोलते हैं। ये आई थी, याद रखिएगा, अडॉप्ट हुई थी 31वें सेशन में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी फाओ के 31st सेशन में, जो कि 2001 में हुआ था। फाओ का 31st सेशन कब हुआ था, 2001 में हुआ था, और तब इसको अपने मतलब अडॉप्ट किया गया था। याद रखिएगा 31st सेशन फाओ का कब हुआ था, ये हुआ था 2001 में, और तभी इस ट्रीटी को, जिसको सीड ट्रीटी बोलते हैं या इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर बोलते हैं, तभी अडॉप्ट की गई थी। इस ट्रीटी का एम क्या है, द एम ऑफ द ट्रीटी इज टू रिकॉग्नाइज इनॉर्मस कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स दैट फीड द वर्ल्ड, ठीक है ना। इसके अलावा इस्टेब्लिशिंग अ ग्लोबल सिस्टम टू प्रोवाइड फार्मर्स, प्लांट ब्रीडर्स एंड साइंटिस्ट विद एक्सेस टू प्लांट जेनेटिक मटेरियल, इसी के थ्रू मतलब प्लांट का जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया जैसे कि फार्मर्स का जो कंट्रीब्यूशन है, उनके ईल्ड को बढ़ाने के लिए क्या प्रोसेस कर सकते हैं, उनको बेटर क्वालिटी किस तरीके से प्रोवाइड की जा सकती है ना, और किस तरीके से जो जेनेटिक मटेरियल है प्लांट का, उसका बेनिफिट किस तरीके से शेयर कर सकते हैं अलग अलग स्टेक होल्डर्स, वो सारी मेक श्योर करती है सीड ट्रीटी। द ट्रीटी केम इनटू फोर्स इन 2004, अडैप्ट हुई थी 2001 में और फोर्स में आई 2004 में, और इट हैज़ बीन रेटिफाइड बाय 149 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया ने भी इस ट्रीटी को रेटिफाई किया, तो दैट इज़ द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ऐसा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरी जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस एस्टिमेट्स 50 मिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड स्टक इन मॉडर्न स्लेवरी। तो यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई थी रिसेंटली, जिसमें उन्होंने कहा कि लगभग 50 मिलियन लोग ऐसे हैं, 50 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि मॉडर्न स्लेवरी में अभी भी जूझ रहे हैं। तो अब ये ILO की एक रिपोर्ट है जिसका टाइटल था ग्लोबल एस्टिमेट्स फॉर मॉडर्न स्लेवरी रिपोर्ट। किसकी रिपोर्ट है? ILO की रिपोर्ट है, ग्लोबल एस्टिमेट्स फॉर मॉडर्न स्लेवरी रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। अब मॉडर्न स्लेवरी के अंदर दो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, ILO ने दो चीज़ें इंक्लूड की है मॉडर्न स्लेवरी के अंदर। एक तो की है फोर्स्ड लेबर। मॉडर्न स्लेवरी के अंदर पहली चीज़ जो इंक्लूडेड है वो है फोर्स्ड लेबर, एंड सेकेंड जो चीज़ इंक्लूडेड है वो है फोर्स्ड मैरिज। याद रखिएगा, फोर्स्ड लेबर एंड फोर्स्ड मैरिज बोथ आर कंसीडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ मॉडर्न स्लेवरी, ठीक है ना। द फोर्स्ड लेबर एंड फोर्स्ड मैरिज दोनों को ही उन्होंने किया है, एंड अराउंड 50 मिलियन पीपल उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड में ऐसे हैं 2021 में भी जो कि मॉडर्न स्लेवरी यानी कि फोर्स्ड लेबर या फिर फोर्स्ड मैरिज के अधीन है, जिसमें से 28 मिलियन लोग फोर्स्ड लेबर के वो हैं और 22 मिलियन हैं जो कि फोर्स्ड मैरिज में ट्रैप्ड हैं, ठीक है ना। तो 28 मिलियन आर ट्रैप्ड इन फोर्स्ड लेबर एंड 22 मिलियन आर ट्रैप्ड इन फोर्स्ड मैरिज, एंड तो ये आपको याद रखना है। एंड ऑथर का कहना है कि जो रिपोर्ट का कहना है कि ये जो मॉडर्न स्लेवरी के नंबर्स हैं लास्ट 5 ईयर्स में और ज़्यादा बढ़े हैं, स्पेशली कोविड के टाइम में, और ये सब काफ़ी देखने को मिला है। और इसके कारण जो मतलब विमेन एंड चिल्ड्रन आर डिस्प्रपोर्शनेटली वल्नरेबल। अगर आप देखें तो विमेन एंड चिल्ड्रन दोनों की ही कंडीशन जो है वो डिस्प्रपोर्शनेटली वल्नरेबल है। लगभग 28 मिलियन फोर्स्ड लेबर के उससे पीड़ित हैं, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, एंड 86% इसमें फोर्स्ड लेबर हमको प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिलेगा, एंड ऑलमोस्ट 1 in every 8 ऑफ दीज इज़ चिल्ड्रन। तो ये चिल्ड्रन काफ़ी ज़्यादा इससे परेशान है। एंड फोर्स्ड मैरिज 22 मिलियन का आंकड़ा है, एंड ये हमने देखा कि 2016 के बाद ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, करना चाहिए, तो रिपोर्ट ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए, जैसे कि उन्होंने कहा कि लेबर लॉस को इम्प्रूव करो, एंड फोर्स्ड लेबर को कम करने के लिए जो स्ट्रिंजेंट मेजर्स हैं वो ले सकते हैं, एंड स्ट्रॉन्गर मेजर्स टू कॉम्बैट फोर्स्ड लेबर, सोशल प्रोटेक्शन को एक्सटेंड करो, स्ट्रेंथनिंग द लीगल प्रोटेक्शन, एंड इसके अलावा वुमेन को थोड़ा और एजुकेशन, वुमेन को और मतलब इक्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो दूर हो सकती हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। लंपी स्किन डिसीज़ वायरस डिफरेंट फ्रॉम द 2019 वर्जन। तो लंपी स्किन डिसीज़ आपको पता है कैटल्स की डिसीज़ है ना। इट इज़ अ डिसीज़ इन कैटल्स नाउ, और ये भी लिखा है इंस्टीट्यूट का नाम, तो याद रखिएगा। द इंस्टीट्यूट योर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, CSIR का इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, ये याद रखिएगा। एंड दूसरा है स्टेट डायग्नोस्टिक सेंटर, ये आपका जयपुर का है। तो इन्होंने अभी एनिमल्स के सैंपल्स को स्टडी किया था, जिसमें उन्होंने 2019 के वायरस से कंपेयर किया है, जिसमें उनको पता चला कि थोड़ा सा डिफरेंस है, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन द सीक्वेंस
इन्फ्लुएंस ऑफ दिस वायरस विद द 2019 वर्जन, ठीक है ना। और लंपी स्किन डिसीज़ की अगर हम बात करें तो दिस इज़ कॉज्ड इन कैटल्स एंड इन्फेक्शन ऑफ कैटल एंड वाटर वेफलो, विच जिसको कॉज कौन करता है, पॉक्स वायरस, याद रखिएगा इसको बोलते हैं पॉक्स वायरस, लंपी स्किन डिसीज़ वायरस। तो इट्स अ पॉक्स वायरस फैमिली, लंपी स्किन डिसीज़ वायरस। मोर्टेलिटी रेट इज़ लेस देन 10%। एंड लंपी स्किन डिसीज़ पहली बार देखने को मिली थी जाम्बिया में 1929 में जाम्बिया में देखने को मिली थी ये आपकी लंपी स्किन डिसीज़। एंड याद रखिएगा ट्रांसमिशन अगर हम देखें तो लंपी स्किन डिसीज़ का स्प्रेड बिटवीन एनिमल्स बाय बाइटिंग इंसेक्ट्स वेक्टर्स सच एज मॉस्किटोज और बाइटिंग फ्लाइज। तो बाइटिंग इंसेक्ट्स वेक्टर्स ये फ्लाइज इनके थ्रू ये ट्रांसफ़र होता है। एंड इसमें सिम्टम्स अगर देखें तो फीवर, फ्लूइड एक्सक्रीशन आइज फ्रॉम नोज से, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा फ्रॉम माउथ एंड ब्लिस्टर्स ऑन द बॉडी में ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। इसमें एनिमल्स के साथ वही है कि उनको भूख नहीं लगती है, ईटिंग चिंग में प्रॉब्लम होती है, रिजल्टेड जो मिल्क प्रोडक्शन है कम हो जाता है। वैक्सीनेशन अगेंस्ट दी डिसीज इज़ दी मतलब वे टू गो। अगर आपको इससे ठीक रखना है एनिमल्स को तो वैक्सीनेशन आप प्रोवाइड करें। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव कर सकते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी का ऐड बस पढ़ लेना आप लोग, है ना, ये तो उसी में एडमिशन लेना पड़ जाएगा। शारदा यूनिवर्सिटी बहुत ही वैसी यूनिवर्सिटी है, मेरे पहचान के 1-2 लोग हैं। हाँ, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। अब यहाँ पर एक्चुअली ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में आया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है। तो ऑनलाइन नाम से क्लियर है हमको, ये ऑनलाइन होता है। पहली चीज़ तो ये समझ लो कि ऑनलाइन होता है। अब होता कैसे, क्या इसमें कोर्ट जजेस ये सब बैठते हैं? नहीं, इसमें होते हैं ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो होते हैं उनको जब ऑनलाइन कैरी किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं ODR। और नीति आयोग जो है वो पिछले 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा इसको प्रमोट कर रहा है। तो याद रखिएगा पहली चीज़ तो ये कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है एक वो मेथड है जिसमें ऑनलाइन स्मॉल और मीडियम जो केसेस होते हैं, स्मॉल टू मीडियम जो केसेस होते हैं उनको डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से, डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से ADR का यूज़ करते हुए सॉल्व किया जाता है। ADR मतलब कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब आपके दिमाग में आएगा अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है? तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो होता है उसके अंदर आता है आपका मीडिएशन, उसके अंदर आता है आपका कंसीलिएशन, उसके अंदर आपका आता है आर्बिट्रेशन, उसके अंदर आता है आपका लोक अदालत। ये सारे जो मेजर्स हैं ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मेजर्स हैं, ठीक है, जिसमें कि जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स हैं वो सिट नहीं होती हैं। इसमें कुछ अलग अलग एक व्यक्ति आर्बिट्रेटर या कंसीलिएटर या मीडिएटर बैठता है, ठीक है ना। तो ये अलग मेथड्स हैं और वो दूसरे मेथड्स हैं, लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। तो अब देखते हैं कि क्या क्या मेजर्स हैं इसके अंतर्गत। तो आपको याद रखना है कि CPC जो है यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड जो है, सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 89 जो है वो कहता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि आउट ऑफ द कोर्ट यानी कि आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन या मीडिएशन या लोक अदालत के माध्यम से केस निपटाया जा सकता है तो वो अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो आर्बिट्रेशन में अगर हम बात करें तो आर्बिट्रेशन में एक प्री एग्रीमेंट होता है। याद रखिएगा इसका डिफरेंस ये है कि इसमें एक प्री एग्रीमेंट, प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट रहता है जिसमें दोनों पार्टीज़, ये पार्टी 1 है ये पार्टी 2 है, दोनों पार्टीज़ एग्रीमेंट करती है और एक व्यक्ति को अपॉइंट करती हैं या एक बॉडी को अपॉइंट करती है जिसको बोलते हैं बॉडी ऑफ आर्बिट्रेटर्स, ठीक है ना। तो आर्बिट्रेटर्स कहा जाता है ऐसे व्यक्तियों को जो बैठते हैं बीच में। अब आर्बिट्रेटर का जो डिसीजन होता है दोनों पार्टीज़ पे वो बाइंडिंग होता है। याद रखिए इट इज़ बाइंडिंग ऑन द बॉडीज़ और इसको बोलते हैं अवॉर्ड। तो आर्बिट्रेशन में जो डिसीजन होता है उसको बोलते हैं अवॉर्ड, द अवॉर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो रहता है डिसीजन वो फाइनल रहता है। एंड The object of arbitration is to obtain the settlement of dispute outside the court without necessary delay and expense। तो डिले और एक्सपेंस को कम करने के लिए ये किया जाता है और कोर्ट्स के बाहर इसको सेटल किया जाता है। तो मैंने जैसे बताया इसमें आर्बिट्रेटर रहता है और आर्बिट्रेटर एक प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट के थ्रू रहता है और उसका डिसीजन फाइनल होता है। दूसरा होता है मीडिएशन। मीडिएशन भी एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है जहाँ पे थर्ड न्यूट्रल पार्टी रहती है जो असिस्ट करती है दो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। दो बॉडीज़ में दो बॉडी हैं, बॉडी 1 एंड बॉडी 2, इनके बीच में डिस्प्यूट है तो एक मीडिएटर रहेगा जो कि फैसिलिटेट ये अवॉर्ड नहीं करेगा, ये कोई डिसीजन नहीं देगा, ये केवल दोनों को सुन करके दोनों के कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेगा, नए नए टेक्निक से निगोशिएशन करवाएगा, है ना। कुल लगे फैसिलिटेटर का काम करेगा ताकि दोनों बॉडीज़ एक एग्रीमेंट पे रीच कर जाए, है ना।
तो मीडिएटर अपना व्यू फोर्स नहीं करता है, वो दोनों बॉडीज़ को असिस्ट करता है ताकि वो दोनों ही एग्रीमेंट कर लें, ठीक है ना। इसमें 4 स्टेप होते हैं, जिसमें ओपनिंग स्टेटमेंट होता है, ये मैंने आपको बताया, ओपनिंग स्टेटमेंट होता है, फिर एक जॉइंट सेशन होता है, एक सेपरेट सेशन होता है, फिर क्लोजिंग सेशन होता है, ठीक है ना। ओपनिंग स्टेटमेंट, जॉइंट सेशन, सेपरेट सेशन, क्लोजिंग सेशन, ठीक है ना। अब मीडिएटर क्या करता है कि सारी चीज़ें सुनने के बाद वो 4-5 अल्टरनेटिव देता है, जैसे वो बेस्ट अल्टरनेटिव देता है, फिर उसके बाद मोस्ट लाइकली अल्टरनेटिव देता है, फिर एक वर्स्ट अल्टरनेटिव भी देता है। तो वो तीनों चीज़ें प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो पार्टीज़ रहती हैं वो डिसाइड कर लेती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे जो तीसरा मेथड है वह कंसिलिएशन। तो कंसिलिएशन भी एक तरीके का आर्बिट्रेशन ही है, लेकिन कम फॉर्मल, ये उससे कम फॉर्मल होता है। इट्स कंसिलिएशन इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन, लेकिन ये इससे कम फॉर्मल रहता है, और इसमें भी फैसिलिटेशन का काम होता है ताकि एमिकेबल रेजोल्यूशन दोनों के बीच में आ जाए, दोनों पार्टीज़ के बीच में। और इनमें जो बीच में होता है वो कंसिलिएटर कहलाता है। तो कंसिलिएटर क्या करता है, पार्टी ए को सुनता है, फिर कंसिलिएटर पार्टी 2 को सुनता है, और उनके बीच में कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है, इंटरप्रेट करता है ना। और याद रखिएगा कि फिर ये निगोशिएटेड सेटलमेंट प्रोवाइड करता है। इसमें कोई प्रायर एग्रीमेंट नहीं होता है, एंड इट कैन नॉट बी फोर्स्ड अपॉन द पार्टीज। तो ये भी याद रखिएगा, इसमें भी कोई प्रायर एग्रीमेंट नहीं होता है, एंड इट कैन नॉट बी फोर्स्ड अपॉन। लोक अदालत हमको पता है पीपल्स कोर्ट कहलाती है ना। लोक अदालत इज़ पीपल्स कोर्ट। इसमें जो रिटायर्ड जुडिशियल मेंबर्स रहते हैं, रिटायर्ड जजेस रहते हैं, वो लोक अदालत में बैठते हैं, एंड कोई कोर्ट फीस नहीं होती, कोई रिजिड प्रोसीजर नहीं होता, थोड़ा प्रोसेस फास्ट होती है, याद रखिएगा। एंड कोर्ट फ़ी इसमें नहीं रहती है, लेकिन एक याद रखिएगा कि इसमें नॉन कंपाउंडेबल नेचर के केसेस नहीं आ सकते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। अब यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पे जो आर्टिकल पहला लिखा है वो जियो पॉलिटिक्स विदाउट जियो इकोनॉमिक्स लिखा है, अ फूल्स एरेंड। अब ये क्यों लिखा गया है? ये लिखा गया है ऑथर ने इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी उसके रिगार्डिंग। ऑथर ने कहा कि भाई देखो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कर रहा है कि बहुत सारे अलग अलग जियो पॉलिटिकल जो इनिशिएटिव्स उनको ज्वाइन कर रहा है। चाहे आप क्वाड देख लीजिए, चाहे आप इसके बाद मतलब SCO देख लीजिए, चाहे आप कोई भी इस तरह, तो ये ज़्यादातर जियो पॉलिटिकल जो ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन कर रहा है। लेकिन वहीं पे जहाँ पे भी जियो इकोनॉमिकल बेनिफिट हो सकता है ग्रुप में, वो पार्ट को छोड़ दे रहा है। फॉर एग्जांपल अभी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क वाला पार्ट जो था, उसमें ट्रेड वाला पिलर जो था वो इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है ना। उस पर इंडिया का कोई कमेंट नहीं था। वहीं पर चाहे आप RCEP को देख लीजिए, RCEP में उन्होंने ज्वाइन करना था तो वो ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। तो ऑर्थर ने इसको स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि क्यों ये चीज़ गलत है, वाई इज़ दिस रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स। इट्स अब ऑथर ने इसके लिए अलग अलग चीज़ें बोली हैं, ठीक है ना। तो अपन देखेंगे कि क्यों इंडिया ऐसा कर रहा है, क्यों RCEP को इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया, क्यों इंडिया ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को ज्वाइन नहीं किया, है ना, क्या ऐसी चीज़ हैं। तो ऑथर ने कहा कि देखो प्री कोविड जो था, प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मोदी 1.0 जिसको उन्होंने बोला है, तो वहाँ पे FTA के लिए उनको बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं थे, है ना। लेकिन पोस्ट कोविड FTA मतलब उनको ज़्यादा क्लोज लगने लगा। लेकिन FTA में भी उन्होंने केवल बायलेटरल एग्रीमेंट ज़्यादातर करने की कोशिश की, चाहे वो UAE के साथ हो, चाहे वो ब्रिटेन के साथ हो, बातचीत चल रही है ना। तो बायलेटरल एग्रीमेंट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा हामी भरी है, लेकिन मल्टीलेटरल वहीं पे जहाँ पे भी एग्रीमेंट आते हैं वहाँ पे न्यू दिल्ली थोड़ा पीछे हो जाता है मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स में। अभी हम देखें तो इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी एज ऑफ नाउ। तो ऐसे में एक 5th इकॉनमी इतने बड़े मतलब इतनी बड़ी इकॉनमी के लिए इतना घबराना शोभा नहीं देता है। इट डज़ नॉट लुक गुड फॉर इकोनॉमी लाइक इंडिया टू हैव these phobias regarding that, ठीक है ना। तो ऑथर ने सबसे पहले तो ये कहा कि देखो ये रिग्रेसिव स्टेप है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से अगर आप एशिया में इस तरीके से ग्रुपिंग्स को लीड नहीं करेंगे, इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ दीज ग्रुपिंग, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो जगह है वो किसके लिए छोड़ रहे हैं, वो जगह आप छोड़ रहे हैं फिर चाइना के लिए, फिर उसको चाइना ऑक्यूपाई कर लेगा, चाइना विल ऑक्यूपाई दैट स्पेस, ठीक है ना। दूसरी चीज़ इनका ऑथर का ये कहना है कि जैसे ही आपको वर्ल्ड लीडर बनना है, आप चाहते हैं वर्ल्ड लीडर बनना, लेकिन वहीं पे आप इंडिया मतलब चाइना जैसी इकॉनमी को मौका दे रहे हैं कि वो एशिया का, मतलब आप एशिया को लीड नहीं कर पा रहे, आप वर्ल्ड लीडर कैसे बन पाएंगे। तो दैट इज़ द सेकंड बिग क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड बाय द ऑथर इन दिस बेसिकली एडिटोरियल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑथर ने बोला है द रियलिटी जो है, अगर आप देखें तो चाइना से हम क्यों इतना फियरफुल हैं, हम क्यों चाइना से डर रहे हैं। जैसे RCEP में चाइना था, तो RCEP में जाने के लिए हम बिल्कुल हमारी हालत ख़राब हो रही थी, हमको लग रहा था भाई ऐसा है। अब
IPEF में तो चाइना नहीं है ना, IPEF में तो चाइना को इंक्लूड नहीं किया गया, वो अमेरिकन इनिशिएटिव है। तो ऑथर का वही कहना है कि भाई ऐसी जगहों पे भी आप छोड़ रहे हैं जहाँ पे चाइना नहीं है, फिर ऐसी जगहों को तो आप नहीं पकड़ रहे हैं, तो वाई आर यू हैविंग सो मच फोबिया, वाई आर यू हैविंग सो मच फियर इन योर माइंड, है ना। तो ऑथर ने कही कि इंगेज आपको होना पड़ेगा, ना केवल जियो पॉलिटिकली बल्कि आपको जियो इकोनॉमिकली भी इंगेज होना पड़ेगा, तभी जा करके आपका कुछ काम बन सकता है। तो दीज आर द थिंग्स विच ऑथर हैज़ मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा ऑथर ने यही कहा है कि धीरे धीरे हमको रीथिंक करनी चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी को, और हमको अगर अपनी स्ट्रैटेजी को रिवर्स मूड में लाना चाहिए। इसके अलावा ऑथर ने कुछ और पॉइंट्स दिए, जैसे आप यहाँ देखें, why staying out of IPF is a bad idea because it would be hard to integrate itself with the regional and global supply chain। दूसरा ऑथर ने ये कहा कि भैया जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसके साथ आप इंटीग्रेट नहीं हो पाओगे अगर आप इस तरीके के रीजनल ग्रुपिंग्स और जो ऐसे ग्रुपिंग्स हैं उनको अगर आप नहीं ज्वाइन करते हैं। तो इफ़ यू आर नॉट ज्वाइनिंग दीज ग्रुपिंग्स देन यू विल नॉट बी एबल टू इंटीग्रेट विद द सप्लाई चेन्स एंड ऑल। तो ये भी एक पॉइंट है जो ऑथर ने मेंशन किया है। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि भैया हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इनके साथ इंटीग्रेट करने के अलावा। एक ज़माना था जब हम कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब कोशिश कर रहे थे 1991 के रिफॉर्म्स के बाद, उसका हमको बेनिफिट भी देखने को मिला है। बट अभी जो हमारी स्ट्रैटेजी काफ़ी फोबिया फुल हो चुकी है और इस कारण से काफ़ी ज़्यादा हमको मतलब इस तरीके से लगता है कि हम उसको ना ज्वाइन करें। बट दैट इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया, इकोनॉमिकली दैट इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया। तो ऑथर ने वही कहा है कि अगर हमको एक मेजर प्लेयर बन के रहना है तो हमको एटलीस्ट ऐसी ग्रुपिंग्स में होना चाहिए। ऑथर ने तो इनफैक्ट ये भी कहा है कि हमको तो RCP भी ज्वाइन करना चाहिए था, बट वो हमने नहीं ज्वाइन किया। तो नाउ इट शुड बी दैट कि IPEF में भी देर नहीं हुई, हम उसको ज्वाइन करें, RCP में भी बात करें। इसके अलावा एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप हुआ था जिसमें US नहीं ज्वाइन कर रहा था लेकिन चाइना है, उसको भी हम ज्वाइन करें। दूसरा एडिटोरियल है द जेंडर पे गैप। यहाँ पे ऑथर ने बात की है जेंडर पे गैप में, जो गैप है मेल और फीमेल के पे गैप में, उसके बारे में ऑथर ने बात किया। ऑथर ने कहा कि ये एसिमेट्रिकल जो इस तरीके का सिस्टम चल रहा है जिसमें पे मेल को ज़्यादा है लेकिन फीमेल को कम है, वो एक बहुत ही गलत सिस्टम है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कल यानी कि 18 सितंबर को इक्वल पे डे था, इक्वल पे डे कहते हैं इसको, 18 सितंबर को। और इट इज़ टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड मतलब इस पर हमको रिफ्लेक्ट करना चाहिए और हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो पे गैप है वो एटलीस्ट जो ये गैप है वो डिक्रीज़ हो, है ना। एंड दिस गैप शुड डेफिनेटली डिक्रीज़। ऑथर ने अब यहाँ पे थोड़ा सा कोविड-19 का फैक्टर ज़रूर इन्वॉल्व किया है। उन्होंने कहा कि भाई कोविड-19 अगर आप देखो तो कोविड-19 के कारण ये गैप और ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगा है, मतलब कि विमेन को और ज़्यादा मतलब कहना चाहिए कि जो पे है वो कम मिलने लगी है ना। और इस कारण से जो गैप है वो और ज़्यादा वाइड हो गया। जब पे कम मिलेगी तो गैप और ज़्यादा वाइड मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि इंडियन जो विमेन है वो 48% कम अर्न करती हैं, 48% लेस अर्न करती हैं। 48% लेस अर्न करने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो कि अगर मेल को 100 रुपये मिल रहे हैं तो वहीं पर विमेन को 52 रुपये ही मिल रहे हैं। 48% लेस अर्न करने का मतलब ये है। तो अब देख सकते हो बहुत बड़ा डिफरेंस है ये, है ना। और इसके अलावा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को अगर हम देखें तो देयर हैज़ बीन अ इंक्रीज इन गैप बाय 7%। 2018-19 से 2020-21 के उसमें भी देखें अगर हम, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बोलता है कि जो पे गैप है वो 7% से ज़्यादा ये गैप इंक्रीज़ हो चुका है। तो ऑथर ने कहा कि सबसे बड़ा जो फैक्टर है, देखो बाकी चीज़ें हम छोड़ दें, एजुकेशन, स्किल या बायोलॉजिकल जो डिफरेंस है तो उन सबको छोड़ दें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज़ डिस्क्रिमिनेशन। क्यों हम कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन रीजन है? क्योंकि ऐसे ही जॉब्स देखने को मिले हैं जहाँ पे मतलब कि सेम क्वालिटी चाहिए, सेम वैल्यू, मतलब सेम वैल्यू में भी कम पे मिल रही है विमेन को। अगर आप इनफैक्ट लेबर का ही रेट देखें, डेली के लेबर का रेट देखें, तो वहीं पे हम देखें कि एक जो फीमेल लेबर है और एक जो मेल लेबर है, दोनों के पे गैप में काफ़ी बड़ा एक अंतर है। तो ऑथर ने वही कहा है कि ये सारी चीज़ें क्या डिपेक्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें डिपेक्ट करती हैं कि किस तरीके से जो मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन है, दैट इज़ द मेजर फैक्टर। यहाँ पर और कोई चीज़ नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है ना। इसके अलावा जो विमेन का वर्क है वो थोड़ा अंडर वैल्यूड रहता है। द वर्क ऑफ अ विमेन इज़ वेरी मच अंडर वैल्यूड, और वो भी एक रीज़न है कि क्यों विमेन को कम दिया जाता है। तो द वर्क ऑफ अ विमेन इज़ वेरी मच अंडर वैल्यूड। तो ये भी ऑथर ने यहाँ पे एक चीज़ बोली है। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि हाँ, अगर हम मनरेगा और ये सब स्कीम देखें तो ये ज़रूर थोड़ा बहुत इन्होंने पे गैप को कम किया, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव सेम मिलता है। इसके अलावा दूसरा एक जो विमेन के फेवर में काम हुआ है वो हुआ है 12 वीक से बढ़ा करके उनकी जो मैटरनिटी लीव थी वो 26
6 वीक की गई है। तो ऑथर ने कहा ये कुछ अच्छे स्टेप्स हैं, दीज आर द स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन हाँ अभी भी इनफैक्ट वुमेन में भी अंतर है। जो एक प्रेग्नेंट वुमेन और मदरली वाली वुमेन होंगी उनको कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल वुमेन, है ना। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन ही है। तो ऑथर ने वही कहा कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये वर्क कल्चर का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो काफ़ी गलत है फॉर द वुमेन, इट्स नॉट गुड फॉर देम। अगर हम उनके वर्क को वैल्यू नहीं करेंगे, उनको मतलब वही करके रखेंगे, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, सो दैट विल बी नॉट गुड फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री, फॉर द ओवरऑल सोशल बेनिफिट ऑफ द वुमेन। तो ऑथर ने वही कहा कि इसको चेंज करने की ज़रूरत है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। द बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस, तो यहाँ पे ऑथर ने बताया कि लगभग अभी रिसेंटली जो सेंटर है उसने बैन कर दिया एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस। इसके अलावा एक्सपोर्ट ड्यूटी 20% की लगा दी है ऑन राइस इन हस्क, यानी कि पैडी और रफ या हस्क्ड जो ब्राउन राइस होता है, एंड सेमी मिल्ड और होली मिल्ड जो राइस होता है उसके ऊपर इन्होंने वो लगा लिया। लेकिन दिस मेजर्स विल नॉट अफेक्ट द एक्सपोर्ट ऑफ बासमती और पार बॉइल्ड राइस, जो पार बॉइल्ड और बासमती राइस है उसके ऊपर ये इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दीज आर द मेजर्स दैट वुड इंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रोकन राइस फॉर द कंजम्पशन बाय द डोमेस्टिक पोल्ट्री इंडस्ट्री एंड अदर एनिमल फीड स्टॉक। तो ये क्यों किया गया है? ताकि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वहाँ पे मतलब सफिशिएंट क्वांटिटी रहे फॉर द पोल्ट्री, फॉर द एनिमल फीड स्टॉक, ये सारी चीज़ों के लिए। सो दैट इज़ द थिंग। इसके अलावा हमारे यहाँ इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम भी इनिशिएट हुआ है ना, जिसमें वो भी इसको आपको पता है कि उसके लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है ना, जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें यूज़ किया जाता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला जो आर्टिकल है वो है द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन फ्रॉम द शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। तो शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में भी रिसेंटली आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश की जो हट्टी कम्युनिटी है उसको ऐड किया गया था, है ना। एंड इसके अलावा नारी कोरवन और कुरी विकरन जो ट्राइब्स हैं तमिलनाडु की, और बिंझिया ट्राइब छत्तीसगढ़ की है, गोंड कम्युनिटी इन उत्तर प्रदेश, ये कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो एसटी कम्युनिटी में डाले गए हैं। तो एसटी में डालने का किस तरीके से होता है उसको प्रोसेस लिखा है। द प्रोसेस बिगन्स एट द लेवल ऑफ अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल पर स्टार्ट होती है ना। जो कंसर्न गवर्नमेंट रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन रहती हैं, जो चाहती हैं कि किसी ट्राइब को एससी या एसटी कम्युनिटी में इंक्लूड किया जाए, तो उसका जो फाइनल डिसीजन याद रखिएगा, वो फाइनल डिसीजन लाई करता है, रेस्ट करता है विद द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो वो फाइनल डिसीजन लाई करता है विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342 की जो पावर है वो पावर दी गई है। एंड द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी कम्युनिटी इन द शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट कम इनटू इफेक्ट ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट असेंट्स टू अ बिल दैट अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 एंड कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950। तो यहाँ पे ऑथर ने वही कहा है कि जो बिल है उसको फाइनल असेंट दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और वो बिल कौन सा चीज़ अमेंड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करता है शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 एंड कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा याद रखना है स्टेट गवर्नमेंट में चूज टू रिकमेंड सर्टेन कम्युनिटीज़ फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ SC/ST बेस्ड अपॉन इट्स डिस्क्रिप्शन। तो जो स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट भेजती है दैट इज़ हैपनिंग बेस्ड अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एंड दिस रिकमेंडेशन में कम फ्रॉम स्टडीज़ इट कमीशंस लाइक द केस ऑफ क्लासीफाइंग हट्टी कम्युनिटी। तो बहुत सारी स्टडीज़ चलती रहती है स्टेट गवर्नमेंट की, उन स्टडीज़ के बेसिस पे बेसिकली वो किसी भी कम्युनिटी को ऐड करने का रिकमेंडेशन सेंड करते हैं टू द सेंटर, फिर सेंटर उसको बिल के रूप में अमेंड करता है, कौन सा मैंने आपको ऑर्डर बता दिए, और अमेंड करने के बाद प्रेसिडेंट उसको फाइनल असेंट देता है, तभी वो कम्युनिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। उतना ही समझो, उस आर्टिकल में से ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। सवार, सवारा एंड सोनरा दे आर ऑल द सेम। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, कुछ कम्युनिटीज़ में स्पेलिंग के कारण दिक्कत हो रही थी, इस कारण से यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया इंक्लूजन ऑफ द स्पेलिंग वेरिएशंस फॉर 11 ट्राइब्स ऑन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, है ना, स्पेशली ऑफ छत्तीसगढ़। जैसे छत्तीसगढ़ की ट्राइब है सवार, सवारा एंड सोनरा, तो सवार, सवारा एंड सोनरा दीज आर ऑल द सेम, है ना। इसके अलावा याद रखिएगा, तो यहाँ पे लिखा है 4 स्पेलिंग, सोनरा, सोनारा, सवार एंड सवारा, ये सारी सेम है, सोनरा, सोनारा, सवार एंड सवारा। तो ये आपको ये ट्राइब तो याद रखनी ही है। ये ट्राइब कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
आगे देख लेते हैं कोई और न्यूज़ आर्टिकल है क्या जिसके बारे में को डिस्कस करना है. सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स. आई होप यू लाइक आवर वीडियो. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. Do like us and share us. Thank you. Have a nice day.